अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। अभी हम कोरोना के ख़त्म होने का वेट कर ही रहे थे कि अब डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मौसमी तब्दीली के साथ ही जो डेंगू का फैलाव है वो ज़्यादा हो जाता है। आखिर डेंगू कैसे फैलता है, क्या वजूहात भी बनती है, ये भी जानेंगे। लेकिन चूँकि हमारे साथ अभी रिपोर्टर मौजूद हैं अज़ादार हुसैन, उनसे जानेंगे कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, अभी जो कितने मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है। जी थैंक यू। अलहमदिल्ला अगर फैसलाबाद का से बात की जाए तो फैसलाबाद में काफ़ी अमन व अमान है डेंगू के हवाले से। फैसलाबाद में 2017 में जो थी डेंगू के हवाले से संगीन सूरत हाल देखने में नज़र आई। एक वबा जो थी वो एपिडेमिक की सूरत में यहाँ पे फैली। 183 या 185 जो पेशेंट थे वो फैसलाबाद के IDH अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में रिपोर्ट हुए और इनमें से 135 अफराद का जो तल्लक था वो ज़िला फैसलाबाद से था। अगर 2021 के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में 17 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और इस वक्त फैसलाबाद के अलाइड और DHQ अस्पताल में 4 मरीज़ जेर इलाज हैं, जिनमें 3 मरीज़ अलाइड हॉस्पिटल में और 1 मरीज़ जो है वो DHQ हॉस्पिटल में जेर इलाज है। जो 17 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं अब तक फैसलाबाद के अस्पतालों में, इन तमाम का जो ताल्लुक है वो किसी न किसी जो है वो उससे लाहौर से ज़रूर मिलता है। बासिलसिला रोज़गार है या वो बासिलसिला तालीम वहाँ पे मुकीम है। तो जितने भी अफराद अब तक फैसलाबाद के अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं तमाम के तमाम लाहौर से उनका ज़रूरी जो था एक मुंसलिक लाहौर से ही हुए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद में 2 मरीज़ जो थे वो डेंगू से जो है वो अब तक जाँ बख्श भी हुए हैं। अगर 2 मरीज़ों का बात करूँ तो मोहम्मद रमज़ान शामिल है और इसके साथ साथ निताशा आसिफ़ है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थी वुमेन डिग्री कॉलेज लाहौर के में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने खिदमात अंजाम दे रही थी। तो इस दफ़ा अगर डेंगू के हवाले से सूरत हाल हमने 10-11 साल हो गए हैं बेसिकली हेल्थ के साथ अटैच हुए। इस दफ़ा हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि लाहौर में इस दफ़ा जब केसेस देखने में नज़र आए हैं कि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा, तो हुकूमत ने इस दफ़ा इस तरह किया है कि जिस ज़िले का लाहौर में तादाद ज़्यादा है या फैसलाबाद में? लाहौर में बेसिकली जो है वो एक इस वक्त डेंगू जो है वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। DHA जो वहाँ पे फेज़ है कॉलोनी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं। जैसे सदार अभी आपने बताया था कि जो फैसलाबाद में है वो सूरत हाल कदरे बेहतर है, तो इसकी वजह इंतज़ामिया है कि क्या इस पर कोई काम किया गया है या फिर ये है कि अभी तो मौसम तब्दील हो रहा है, हो सकता है जैसे ही मौसम मज़ीद तब्दील होगा तो ये जो बीमारी है मज़ीद फैलेगी? जी कह सकती हैं क्योंकि अभी जो है ये पीक सीज़न है, पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। अगर बात करूँ 1, 2, 3, 4 पेशेंट जो है वो रिपोर्ट होते हैं। जो 17 पेशेंट अब तक रिपोर्ट हुए हैं इनमें से बहुत कम अफराद का जो ताल्लुक है वो ज़िला फैसलाबाद से, यानी कि अगर फैसलाबाद की से बात करूँ 5 से 6 अफराद ऐसे होंगे जो कि फैसलाबाद से डेंगू मच्छर का शिकार हुए और वो फैसलाबाद के अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। क्योंकि इससे पहले ऐसे होता था कि सरकारी अस्पतालों की जो लेबॉर्ट्री थी तो वहाँ से डेंगू पेशेंट रिपोर्ट होता था। अब हुकूमत ने जो है वो प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों को भी इजाज़त दे रखी है। अब प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से भी जो है पेशेंट रिपोर्ट होते हैं और पेशेंट रिपोर्ट होने के बाद एक प्रॉपर जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे वो जो है पेशेंट के वाले से लिंक अपलोड करते हैं, जिसके बाद महकमा सेहत की जो इंतज़ामिया वो मुतहरक होती है और जिस इलाके से डेंगू मरीज़ रिपोर्ट होता है उसके घर जाते हैं। उसके घर और उसके गिरदोनवा में वाक़या 49 घरों की जो है वो सर्विलेंस की जाती है। सर्विलेंस का से बात की जाए तो इस वक्त फैसलाबाद में तकरीबन 2400 मैं यहाँ आपकी बात काटूँगी, आप लेबॉर्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे कि क्या ऐसा है कि कोई जो यहाँ की इंतज़ामिया है या हुकूमती इंतज़ामिया, उन्होंने कोई स्पेसिफ़िक जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो मुख्तस की हों डेंगू के टेस्ट के हवाले से? क्योंकि डेंगू भी कोरोना की तरह एक बीमारी है जिसका हमें इलाज तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि हर साल ये बीमारी हमारे सामने आ जाती है। जी बिल्कुल। फैसलाबाद में कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो मुंसलिक है महकमा सेहत ने जिन्हें इजाज़त दे रखी है, हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है। ये एक टेक्निकल इशू है, ये इससे मुतल्लिक आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो वबाई अमराज हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं वही आपको बता सकते हैं। मगर पहली बार देखने में आया कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में जो पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं उन्हें भी जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट डैशबोर्ड अपलोड होने के बाद देखा जा रहा है। फैसलाबाद में इस वक्त अगर डेंगू लार्विकल से बात की जाए तो तकरीबन 2400 मकामात ऐसे हैं जहाँ से महकमा सेहत ने जो है वो डेंगू लार्वा तलाश किया और उसे टेक्निकल तरीक़ों से जो है वो तलब किया है। 2017 में बात करूँ तो फैसलाबाद के कुछ इलाके ऐसे थे जिन्हें जो नो गो एरिया करार दिया गया था। मगर इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त फैसलाबाद का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसे डेंगू के हवाले से जो है नो गो एरिया यानी कि ख़तरनाक करार दिया हो। अभी तक फैसलाबाद में फ़िलहाल जो डेंगू के हवाले से सूरत हाल है वो मुतमिन दिखाई दे रही है। क्योंकि असल जो इशू है तमाम महकमे ले लें, महकमा सेहत के अलावा महकमा एजुकेशन, महकमा पुलिस, कोई भी इवन डिपार्टमेंट आप ले लें, वहाँ पे आपको अमले की कमी नज़र आएगी। अब यही वजह है कि एक तो अमले की कमी का सामना है और वही मुलाजमीन जो है वो डेंगू में काम कर रहे हैं, वही मुलाजमीन जो है वो कोरोना वबा में काम कर रहे हैं। कोरोना वबा में वो सैम्पलिंग भी बेचारे करते हैं,
हिफाजत से इंजेक्शन भी जो है कोरोना वैक्सीन भी लगा रहे हैं। अब उन्हीं ही मुलाजमीन जो है वो डेंगू के हवाले से भी काम करना है, यानी कि अमले की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जो है देखने में नज़र आ रही है। तो इस सिलसिले में मज़ीद जो अमला यानी कि डेंगू का एक अलहदा से होना चाहिए, कोरोना का एक अलहदा से होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, बजट होता है और उनकी भर्ती के हवाले से जो है वो बिल्कुल अलग-अलग से हो ताकि जो है हम इस बीमारी से वो जो है बच सकें। तो महकमे सेहत क्या कहती है कि ये जो अमले की कमी है ये पूरी होगी, हमें कुछ ऐसी सहूलत मिलेगी हमारी आम आवाम को कि वो जो अपने डेंगू के टेस्ट है वो अलग से करवा सकें, वो ज़्यादा उनके लिए आसानी होगी बजाय इसके कि जहाँ पर हर तरह के टेस्ट हो रहे हैं वहीं पर जाएँ, डेंगू का भी टेस्ट करवाएँ, क्योंकि डेंगू ऐसी बीमारी है जिससे सिर्फ बचा जा सकता है, उसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, उसका इलाज बचाव ही है कि आप जो है एहतियात करें, उससे बचें, यही इसका इलाज है। जी बिल्कुल। इस दफ़ा जब सिंडिकेट की मीटिंग थी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद आई थी। तो ये हमने वहाँ पे सवाल किया था कि मुलाजमीन के हवाले से कि मुलाजमीन की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती। तो उनका कहना है कि साबका हुकूमतों का काम था कि वो डेंगू मुलाजमीन भर्ती करते। इस बार उनका कहना है कि हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डेंगू के मुलाजमीन अलहदा से भर्ती किए हैं। अब वो पता नहीं किस जगह किए हैं। फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में डेंगू का जो है वो एक मुलाजम भी जो है नया भर्ती नहीं किया गया। जो पुराने मुलाजमीन हैं वही काम कर रहे हैं और वही हमें जो है वो देखने में नज़र आते हैं जगह जगह। ज़ाहिर बात है जो है सोर्सेज की भी कमी है, उसको देखते हुए चलना है। और यही वजह है कि फैसलाबाद में रवां साल अगर बात करूँ तो अब तक तकरीबन 2400 मुकामात ऐसे हैं, कह सकते हैं कि 2400 जो डेंगू ला रहे हैं वो महकमा सेहत को भी। ठीक है, ये तो अभी की सूरत हाल है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि अभी फैसलाबाद में डेंगू की सूरत हाल उस तरह से नहीं है और जो डेंगू है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हमें आगे भी इंतज़ाम करने की ज़रूरत है ताकि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि डेंगू जो है वो फैले तो हम इससे बच सकें। डेंगू की रोकथाम में सबसे बड़ा किरदार वो जो है वो पब्लिक अवेयरनेस का भी है कि क्या हमारी पब्लिक इस चीज़ से अवेयर है कि डेंगू है क्या और उससे वो किस तरह से बच सकते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता है कि डेंगू है क्या? डेंगू एक वायरस है जो कि साफ़ पानी में भी आ जाता है और गंदे पानी में भी आ जाता है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा सफाई रखना पड़ती है, स्प्रे यूज़ करना पड़ता है। डेली हम जो है स्प्रे यूज़ करते हैं और सफाई का बहुत ख़ास तरह से ध्यान रखते हैं। जो स्प्रे इसमें यूज़ होते हैं ख़ास तौर पे स्वीपर को हम बोलते हैं, इसको अच्छी तरह स्प्रे छिड़क के अच्छी तरह साफ़ करें। तो इस वजह से हम बहुत ध्यान रखते हैं सफाई का। ठीक है, तो क्या हमारे फैसलाबाद में ऐसी कोई कंपेन्स होती हैं जिससे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो उस तरह से ना जानते हों, तो क्या कभी ऐसी कोई कंपेन्स होती देखी हैं आपने? कंप्लेन फील्ड में लोग आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कंप्लेन तो बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे लोगों के इसमें चालान भी हो जाते हैं। अवेयर लोग करते हैं आगे महकमे वाले, लेकिन अवेयरनेस जिन लोगों का है वो तो बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। हाँ जी। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। तो आप मुझे ये बताएं कि जो अवेयरनेस है पब्लिक में वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी से इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचा जा सकता है बजाय इसके कि हम बीमार हो जाएं फिर हम दवाइयाँ लें, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। तो क्या अवेयरनेस कंपेन्स होती हैं, क्या आप इस चीज़ से अवेयर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें प्रिवेंटिव मेजर भी करनी चाहिए। और पानी जहाँ पे खड़ा है, तालाब हैं पानी के, उनको साफ़ करना चाहिए। और पानी का फ़्लो जो है वो अगर पानी फ़्लो में रहेगा तो इसके बढ़ने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर सबसे पहले चाहिए कि हम करें उनको। उसके बाद अपना ख्याल रखें और इसके अगेंस्ट जो भी हैं वो यूज़ करें चीज़ों को। तो क्या आपको लगता है कि हमारी इंतज़ामिया उस तरह से डेंगू के लिए काम कर रही है? क्योंकि हमारे मुल्क के तो ये हालात होते हैं कि जगह जगह पानी खड़ा है, गंदगी के ढेर लगे होते हैं। तो क्या फैसलाबाद में ये इंतज़ामात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं आपको? जी वक्त के लिहाज से बेहतर नज़र आ रहे हैं। फैसलाबाद में काफ़ी तब्दीली आ रही है इसकी वजह से और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ठीक है, शायद यही तब्दीली है जिसकी वजह से अभी जो हैं वो डेंगू के मरीज़ जो हैं वो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा हो कि आप किसी हॉस्पिटल में आप गए हों, तो क्या हमारे हॉस्पिटल्स में आपने इस तरह के इंतज़ामात देखे हैं कि जो डेंगू के पेशेंट्स हैं उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके? जी पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब ऐसा सब कुछ है क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सारी कर रही है ट्राइज के सारा कुछ डेंगू को कवर किया जाए और हॉस्पिटल के अंदर भी बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हॉस्पिटल साफ़ रखे जा रहे हैं, उनमें सफाई का बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि इस वजह से अब तो ठीक है सारा कुछ।
यकीनन सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या फैसलाबाद की इंतज़ामिया भी आपको हरकत में नज़र आती है? क्या आपको लगता है कि फैसलाबाद में जिस तरह से पहले गंदगी के ढेर लगे होते थे, जगह जगह पानी खड़ा होता था, वो चीज़ें अब कम हो रही हैं? क्योंकि वो कम होंगी तो ही हम बीमारी से बच सकते हैं। जी, पहले तो ऐसी बेशक सही कह रही हैं आप कि पहले ऐसे गंदगी के ढेर लगे होते थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब हुकूमत ने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं कि जो गंदगी के ढेर हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। उनको जो कचरा है सारा वो किसी और जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जहाँ पे आबादी से दूर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अब तो सारा कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अब डेंगू से काबू तो पाया जा रहा है, पर ये है कि अभी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम उससे महफूज हैं। ठीक है, डेंगू से बचने के लिए डेंगू से अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी है और डेंगू की अलामात मालूम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जैसे ही आपको कुछ ऐसा ज़ाहिर हो तो आप फ़ौरन से ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें। क्या आप इससे मुतालिक अवेयर हैं? क्या आप जानते हैं कि डेंगू की अलामात क्या हैं? जैसे ही वो ज़ाहिर हो आप फ़ौरन से जो हॉस्पिटल जाए अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। जब किसी को शक पड़े भी बीमार है तो फ़ौरन अस्पताल रब्ता करना चाहिए कि वो सही ट्रीटमेंट हो रहा है अस्पताल में। डेंगू से बचने के लिए सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, पहले तो सफाई घरों में भी ज़रूरी है, हमारे गली मोहल्लों में भी ज़रूरी है। तो सफाई के जो इंतज़ाम है वो आप अपने ही मोहल्ले में कैसे देखते हैं? मैडम, सबसे पहले तो फैसलाबाद का एरिया जो अपना फैसलाबाद के एरिया में ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम बेहतर नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे इधर मोहल्ले वगैरह में देखेंगे आप कि सीवरेज का सिस्टम भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी वजह से भी डेंगू मॉस्किटो से होता है। जो बहुत सारे साफ़ पानी में का भी इशू है, लेकिन गंदा पानी जो उससे भी बहुत ज़्यादा इसकी नशोनुमा हो रही है। इसमें सबसे पहले तो हमारी इंतज़ामिया जो है उनको भी चाहिए कि इसके लिए थोड़ा सोचें, हमारा निज़ाम बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन हर बंदे का फ़र्ज़ है कि अपना घरों में भी सफाई, सबसे पहले हम जब घर से सफाई करेंगे उसके बाद हमारा बाहर का निज़ाम भी आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए कि हम घरों के अंदर साफ़ पानी, अगर कहीं सीवरेज पब्लिक प्लेसेस हैं उधर भी सीवरेज का इंतज़ाम भी है बेहतर होना चाहिए। और साफ़ पानी हम घरों में फ्रिज के नीचे जो पानी इकट्ठा हो जाता है या गमलों वगैरह में हम पानी डालते हैं, प्रॉपर उसका वेस्ट करना चाहिए। इसमें बस इतना। ठीक है, ये बीमारी ऐसी है कि जो सिर्फ डेंगू मच्छर जो है वो गंदे पानी में नहीं, साफ़ पानी में भी जो परवरिश जो है वो पाता है। तो इनका ये कहना है कि फैसलाबाद में अभी ना तो सीवरेज का जो निज़ाम है वो बेहतर है, ना सफाई का। जब सफाई नहीं होगी, सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, तो यकीनन ये जो बीमारी है वो फैलेगी। तो आपको लगता है कि हमारी इंतज़ामिया उस तरह से काम कर रही है इस बीमारी को रोकने के लिए? जी, हमारी इंतज़ामिया नहीं कर रही ऐसे, हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए और इंतज़ामिया भी थोड़ा नहीं इसमें कोऑपरेट कर रही। हमें खुद भी ज़ाती तौर पे एहतियात करनी चाहिए, हमें हाथ बाजू नहीं पहनने चाहिए ये वो, और हमें अपने सैनिटाइज़र वगैरह से यूज़ करना चाहिए। हमारी इंतज़ामिया उस तरह से आपको काम करती नज़र नहीं आ रही है? नहीं। आपके गली मोहल्ले की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर आपको सफाई सुथराई नज़र आती है? है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जैसे कि होना चाहिए पूरा प्रॉपर, ताकि ये डेंगू वगैरह जो है उसका फैलाव ना हो। ठीक है, सफाई सुथराई तो इंतहाई ज़रूरी है। जब तक सफाई नहीं होगी हम डेंगू से जो है वो नहीं बच सकते हैं। तो ये आम लोग थे जो मौजूद थे, जिनसे हमने ये जाना कि क्या उन्हें डेंगू से मुतल्लिक अवेयरनेस है। और ख़ास तौर पर हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी मौजूद हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर डेंगू है क्या, उसके अलामात क्या हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है। तो इस हवाले से हमारे फैसलाबाद में अवेयरनेस कैंपेन्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आपको आगे लिए चलते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारूफ वेंस, उनसे जानेंगे कि डेंगू है क्या। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि डेंगू की जो बेसिक अलामात हैं वो क्या है? देखिए, बेसिक जो डेंगू की अलामात है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है कि मरीज़ को तेज़ बुखार आता है, ठीक है।
और उसका जो बुखार है बहुत तेज़ होता है और उसके साथ जो है शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है। इसके साथ साथ जो बाकी जो सिम्टम्स हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द, आँखों के जो पीछे जो दर्द, सर दर्द, ये एक इसकी जनरलाइज सी जो है अलामात हैं डेंगू की। इसके बाद ये इसका जो है इसकी पहली स्टेज है, इसकी प्रेजेंटेशन कह लें कि जब भी यानी कि अगली जो चीज़ें आती हैं वो इसके बाद आती हैं, ठीक है। फिर मतलब तेज़ बुखार, सर दर्द, आँखों की दर्द, कमर में दर्द। इसके बाद जो अगली स्टेज शुरू होती है वो होती है इसकी जो इंटेंसिफाई स्टेज होती है, या इसकी कहते हैं कि उसकी जो सीरियस वाली स्टेज आती है। उसमें अगर हम अपने नाजरीन के लिए या अपने सुनने वालों को आसान ज़बान के, तो जिस्म पे लाल रंग के जो है धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, और वो धब्बे जो है फिर जो लेटर ऑन जो है बड़े रैशेस भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होती है तो उसके साथ हमें पेशाब के साथ खून आ सकता है, पखाने के साथ खून आ सकता है, क्योंकि प्लेटलेट बेसिकली जो इसमें होते हैं खून को जमाने वाले खुलिये, जिनको हम आम ज़ुबान में प्लेटलेट्स कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सारी अलामात होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी बताएं कि ये अलामात ज़ाहिर कब होती हैं, दौरानिया क्या होता है, क्या ये मच्छर के काटने के फ़ौरन बाद इसके अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं? इसके ये मच्छर के काटने के जो मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो आमतौर पे होता है 2 to 14 डेज़। आफ्टर 14 इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि 2 से 14 दिन के बाद जो है मतलब इसकी आलमोस्ट कह लें कि 10 to 4 हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद इसकी अलामात शुरू हो जाती हैं, आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो बाकी जो इनिशियल स्टेज है, फिर इसकी सीरियस वाली स्टेज है, या बाकी स्टेजेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट से मुतालिक भी थोड़ा सा बताएं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखें, इसका ट्रीटमेंट अगर तो एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं या सिविरिटी नहीं है, तो फिर सिंपल हमने जो है एंटी मलेरियल देनी है, या मतलब कह लें कि सिंपल पेनाडॉल और बाकी चीज़ें देनी है, सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट देनी है, इसके कोई खास इलाज नहीं है। जैसे कोरोना में भी यही कहा जाता है कि जस्ट पैनाडोल लेनी है, तो सेम डेंगू की सूरत में भी यही है? नहीं, कोरोना में तो फिर आपको पता है कि बहुत सारी अगली चीज़ें भी आ जाती हैं। कोरोना की अब तो कह लें कि स्पेसिफिकली ड्रग्स भी निकल आई हैं, मतलब उसमें उसकी कोरोना की सिविरिटी और डेंगू की सिविरिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली जो है आपको भी पता है कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी जो है हमारी जानें मतलब गई हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थी, नर्सेस थी, कितनी सारों ने जो है कोविड की वजह से अपनी जानें हारी हैं। लेकिन डेंगू में इतनी सिविरिटी नहीं होती या इतनी शिद्दत नहीं होती, रेयर चांसेस होते हैं कि रिसेंटली आपको पता है कि रिसेंटली अलाइड में एक डेथ हुई है, बहुत ज़्यादा जो इसमें मॉर्टेलिटी रेट है वो नहीं है। जिस तरह से आजकल चूँकि कोरोना की सूरत हाल है, अब वैक्सीन का जो अमल है वो शुरू हो गया है कि आपने वैक्सीन भी लगवानी है। डेंगू की बात करें, तकरीबन हर साल ही हमें इस बीमारी से निपटना पड़ता है, तो क्या जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन अब आ चुकी है, लोग लगवा रहे हैं, क्या डेंगू की भी कोई वैक्सीन है? देखिए, डेंगू की वैक्सीनेशन ऐसा कोई नहीं है, इसकी प्रोफिलैक्सिस है। इसकी प्रोफिलैक्सिस एक तो जो मतलब उसकी जो आपने कुछ इनके एंडेमिक एरियाज़ में या पेंडेमिक एरिया में जाना है, उसकी ट्रीटमेंट जो है प्रायोरिटी पे उसकी मेडिकेशन करनी होती है। लेकिन जो हम इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इसको रोकने के लिए कर सकते हैं, वो हमें लाजमी करना चाहिए कि हम डिफरेंट जो है अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने जो जैसे ग्राउंड्स हैं या प्ले ग्राउंड्स हैं, हमारे पार्क्स हैं, उनमें हम बाकायदा जो है स्प्रे करें, घरों पे स्प्रे करवाएं, और वो स्पेसिफिकली एरियाज़ जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, जहाँ से वो नशोनुमा डेंगू जो कि मच्छर का या उनका लार्वा वो नशोनुमा पा सकता है, वहाँ चीज़ों को रोकें। ये चीज़ें करने से आपने जो चीज़ें मतलब आपने देखी होंगी पिछले सालों में, ये बहुत सारी कम हुई हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ को हमारा एक इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि पता नहीं हमारा कंट्रोल हो गया। उसमें जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो ये दोबारा रिसर्च हुआ है, जो हमारी इस जो सेगमेंट में नेग्लिजेंस कह लें या उसमें थोड़ी सी कह लें कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हुआ है कि अगर हम दोबारा से उस तरीके पे आएँ कि डिफरेंट एरियाज़ में स्प्रे करवाएँ, जो है अपना पानी इकट्ठा होने से बचाएं, या बाकी जो एहतियाती तदाबीर थी वो करें। और इसके साथ साथ जो हमारे लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, शाम को सैर के लिए जाते हैं, डिफरेंट पार्क्स एरिया में जा रहे हैं, तो वो फुल स्लीव पहने, अपने आप को कवर करें, ताकि वो मच्छर के काटने से बच सकें और आगे उनकी जो फर्दर पेचीदगियाँ उनको रोक सकें। ठीक है, एहतियात यकीनन ज़रूरी है। अलाइड हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है, वो हम आगे बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे। आप हमें ये बताएं कि अलाइड हॉस्पिटल में क्या सहूलियात हैं, जैसे कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें आइसोलेट कर दिया जाता है मरीज़ को, क्या ऐसी सहूलियात मौजूद हैं, ऐसे वार्ड्स मौजूद हैं हॉस्पिटल में? अलाइड हस्पताल हमारा जो मॉडल यूनिट है डेंगू के लिए,
और ये प्रोफेसर आमिर हुसैन साहब की ज़ेर निगरानी फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स ये पूरे पंजाब के अंदर एक मॉडल यूनिट था कि यानी कि जो सबसे कम मोर्टेलिटी है डेंगू की वो अल्हम्दुलिल्लाह अलाइड हॉस्पिटल के अंदर है। उधर हमने स्पेसिफिक वार्ड्स बनाए हुए हैं डेंगू के लिए, स्पेशल डेंगू काउंटर है उसके लिए, डेंगू की आगे मुहिम के लिए वॉक्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। इसी तरह हमने कोविड के लिए भी सेपरेट वार्ड्स बनाए हुए हैं। तो जो बेस्ट अवेलेबल जो भी ट्रीटमेंट है दुनिया के अंदर रिगार्डिंग कोविड और डेंगू वो आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर अलाइड अस्पताल में तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है डेंगू के मरीजों की, कोई रिकॉर्ड हुए हैं? डेंगू के मरीज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं। जैसे डॉक्टर मरूफ साहब ने जिक्र किया कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सैनिटेशन का मसला है, जिस तरह सड़कों पर पानी खड़ा है, हमारे पेंचर वाले लोग हैं वो उन्होंने टायरों के अंदर पानी रखा है, घरों के अंदर जिस तरह बाल्टी के अंदर या हम डब्बों के अंदर पानी रख देते हैं। और कुछ वैसे भी जब चेंज ऑफ वेदर आता है तो डेंगू के मरीज़ आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाइड अस्पताल एक मॉडल यूनिट है पंजाब के अंदर, तो हमारी मोर्टेलिटी सबसे कम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट वाइज भी वी आर ऑन द टॉप। ठीक है, चूँकि अभी तो पेशेंट्स कम है, एक तो फैसलाबाद की सूरत हाल कदरे बेहतर है, चूँकि अभी मौसम बदल रहा है और ये जो सूरत हाल है ये संगीन भी हो सकती है, तो क्या ऐसी सूरत में इंतज़ामात, ये जो अभी इंतज़ामात हैं ये मुकम्मल होंगे, काफ़ी होंगे? हाँ, इंतज़ामात हमारे पास हमने बेसिकली एक तो हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया था, फिर हमने कुछ स्पेसिफिकली बैकअप के ऊपर भी अपने वार्ड्स रखे होते हैं। और उससे ज़्यादा हम जो जिस तरह डॉक्टर मुनफ़ साहब ने जिक्र किया, हम आगाही की तरफ तवज्जो देते हैं कि लोगों को बताया जाए कि हम डेंगू से कैसे बच सकते हैं या कोविड से कैसे बच सकते हैं। जब हम उस सेगमेंट के ऊपर प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं तो फिर ओबियसली हमारे वार्ड्स के ऊपर बर्डन कम आता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सूरत हो भी जाए तो हमने बैकअप के ऊपर वार्ड्स को रखा होता है कि यकीनन बैकअप ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, 1 साल पहले की बात करें, क्योंकि ये तो ऐसी बीमारी है जो हर साल हमारे सामने आ जाती है, तो पिछले साल इस बीमारी की सूरत हाल क्या थी? पिछले साल बीमारी की सूरत हाल ज़्यादा थी, लेकिन फैसलाबाद के ऊपर बर्डन इसलिए ज़्यादा था कि जैसे कि मैं आपको बताया इट वाज़ अ मॉडल यूनिट। तो जब पेशेंट्स को पता चलता है कि इधर मैनेजमेंट सबसे बेहतर हो रही है, मोर्टेलिटी सबसे कम है और पेशेंट्स की अच्छी केयर होती है, तो हम सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न नहीं बल्कि पंजाब की दूसरी डिवीज़न से भी पेशेंट्स का फ़्लो हमारे अलाइड हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा था। लेकिन इवन दैन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया और स्टिल वी आर द रोल मॉडल इन द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू इन और पंजाब। उम्मीद करते हैं कि ये सूरत हाल जो है वो बेहतर है। आपसे मैं ये जानूँगी, हमें डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये है किस तरह से वार्ड्स की क्या सूरत हाल है पेशेंट्स की। आप हमें ये बताएं कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, बचाव कैसे मुमकिन है? इसमें बेसिकली हमने अपने जितने भी नाज़रीन सुनने वाले हैं उनको ये गाइड करना है कि जो आप साफ़ पानी की आप इकट्ठा होता है किसी जगह पे भी ना, कम से कम उसको इकट्ठा होने ना दें, क्योंकि ये जो मच्छर है ये साफ़ पानी में ही नशोनुमा पाता है और वहीं से ही मरीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए कहीं भी कोई कूलर में पानी जमा है, किसी टब में जमा है, किसी जगह टायर में जमा है, तो वो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, वो नहीं होना चाहिए। सैनिटेशन प्रॉपर रखें और स्पेशली इस सीज़न में क्योंकि अब जो मॉस्किटो बाइट ज़्यादा है, इस टाइम मॉस्किटो भी ज़्यादा है, उसकी वजह से हम नेट्स यूज़ करें, एप्लीकेशंस करें, फुल स्लीव्स पहनें। और ऐसे लोग जो पिछली दफ़ा इफ़ेक्ट हो चुके हैं स्पेशली उनके लिए एडवाइस है कि उनको अगर क्रॉस रिएक्टिविटी आती है, क्योंकि आपको पता है कि डेंगू की जो आगे भी फर्दर टाइप्स हैं वायरस की, तो अगर उनमें से कोई उसमें दोबारा क्रॉस रिएक्टिविटी आती है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। उसमें बंदे को स्टार्ट में ही फीवर के अलावा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है, वो नाक से, वो मुंह से आ सकती है, खांसी के साथ आ सकती है, यूरिन के साथ आ सकती हैं। तो वो क्रॉस रिएक्टिविटी से बचने के लिए वो ऐसे लोग जो जिनको पहले डेंगू हो चुका है वो स्पेशल केयर इसके लिए करें, फुल स्लीव पहनें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें और स्पेशली जो सनसेट वाला ड्यूरेशन होता है उसमें स्पेशली अवॉइड करें बाहर ओपन एरिया में जाने के लिए। और अगर मॉर्निंग वॉक में इवनिंग को मॉर्निंग वॉक में शिफ्ट कर दें तो उनके लिए ज़्यादा ठीक है। अगर ये स्टार्ट में ही सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, चूँकि हमारी आवाम ऐसी एक तो हॉस्पिटल जाने से डरती बहुत है, अलामात जैसे ही ज़ाहिर होती हैं यकीनन वो मेडिकेशन उस तरह से स्टार्ट नहीं करती है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि अगर उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो वो फौरी तौर पर क्या करें? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उनको बुखार शुरू होता है 2 से 10 दिन के अंदर अंदर, कोई भी पेशेंट है जिसको बुखार होता है स्पेशली इस सीज़न में, उसको हम प्रोबेबल केस रखते हैं। उसको कम से कम अपना जो भी करीबी डॉक्टर है या जो अवेलेबल डॉक्टर है जिसके पास वो आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पे जाके एक दफ़ा चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और एक होता है टेस्ट CBC, ईज़ीली अवेलेबल है, हर मोहल्ले गली में से हो जाता है
उसमें हमने देखना होता है कि उसका प्लेटलेट और WBCs, जो खून हफासी सेल होते हैं WBCs, और खून जो जमने में मदद करते हैं वो प्लेटलेट, ये दोनों का हमें क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी मिकदार में कम तो नहीं हो रहे। अगर वो ठीक हैं तो फिर वो डेंगू नहीं भी हो सकता, क्योंकि हर बुखार डेंगू नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, एक तो अपनी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा करें, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे इसकी इन्फेक्शन में फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है कि फ़ीवर, क्योंकि जब भी फ़ीवर होगा बॉडी के सेल्स जो हैं वो टूटेंगे, जिससे फटीग और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, वो रेस्ट करे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे और पैनाडोल लाजमी ले। ये 3 काम तो वो खुद से स्टार्ट कर दे। चौथा काम डॉक्टर ने करना है उसको डायग्नोज करने में, उसके लिए वो लाजमी कांटेक्ट करे और CBC लाजमी कराए। बाकी जो फर्दर है वो उसे डॉक्टर ही गाइड करेगा कि कौन सा टेस्ट कैसे करवाना है। ठीक है, तो इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए वो हम आपसे जान लेते हैं। इसमें बेसिकली यही होता है कि अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें। खाने पीने में आप सॉफ्ट डाइट यूज़ करें। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सम टाइम जब कॉम्प्लिकेट कर जाता है डेंगू फीवर, जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, उसमें सम टाइम शॉक में जाने के चांसेस होते हैं। तो उसमें जो टॉलरेंस है वो हमें प्रॉब्लम देता है। सिंपल डाइट यूज़ करें और अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करें। ये 2 इसके बेसिक मेजर्स हैं जो डाइट में हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यकीनन इस बीमारी में अवेयरनेस का बड़ा किरदार है। हमारी जो आम पब्लिक है अमूमन उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि ये बीमारी क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ऐसे में जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो किस हद तक ज़रूरी हैं? ऑब्वियसली इस तरह की किसी भी डिज़ीज़ में जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इसकी प्रिवेंशन में, क्योंकि प्रिवेंशन ही बेस्ट स्ट्रेटजी है एट द मोमेंट इस तरह की डिजीज़ में। तो जो आपके मैस मीडिया है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, इसमें वाइटल रोल प्ले कर सकता है जनरल पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करके। तो इसका रोल कभी भी हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका बेसिक और बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है जनरल पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अवेयरनेस जो है वो हमारे आम पब्लिक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद थे, उन्होंने हमें बड़ा ब्रीफ बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बीमारी से कैसे बच सकते हैं, उसकी मेडिकेशन क्या है। तो अभी हम आपको आगे लिए चलते हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू फैलने लगा है। डेंगू होता क्या है, किस तरह से फैलता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इस पर बात करेंगे। अभी मैं एक फाउंडेशन में मौजूद हूँ, डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये पहले बताएं कि ये डेंगू है क्या, किस तरह से फैलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू जो है बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। मॉस्किटो जब बाइट करता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये एडीज़ एजिप्टाई इसका नाम है, पूरा नाम, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन के अंदर ये बाइट करेगा, ह्यूमन के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं जिन्हें हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर इसकी जो है रिसेप्टर मेन लगे होते हैं। ये उसके साथ बाइंड करेगा। वायरस, जैसे आपको पता है RNA ये वायरस है, इसकी रेप्लिकेशन बेसिकली लिविंग जो सेल्स हैं उसके अंदर इसकी जो है इसका जो फर्दर एप्लीकेशन उसके अंदर होगी, ठीक है। जैसे जैसे ये इन्फेक्ट करेगा वैसे वैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस जो हैं, आपके जो इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले जो सेल्स हैं, जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो वो वायरस के साथ साथ आपके प्लेटलेट्स उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये इवन विदिन 24 आवर ये आपकी बोन मैरो तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है एक कंडीशन है जिसकी वजह से हेमरेज काज होता है, हेमरेजिक फीवर भी इसे कहते हैं। फर्दर इसके लैब डायग्नोसिस क्या हैं? लैब डायग्नोसिस में इसमें हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, जिसमें पेशेंट के जो प्लेटलेट नॉर्मली जिनकी जो रेंज है मोर देन 1.5 लाख इनकी जो है वो इसकी क्वांटिफिकेशन इसकी चेक की जाती है कि कितने इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो मुदस्सिर साहब ये भी बताएं कि जैसे चूँकि एक फाउंडेशन है, ब्लड सप्लाई होता है यहाँ से,
तो ब्लड में स्पेसिफिक ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो डेंगू के मरीज़ों को चाहिए होती है? ये बेसिकली अली फातिमा फाउंडेशन में आप खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेगा यूनिट प्लेटलेट्स की जो सर्विसेज हैं हम दे रहे हैं यहाँ पे। और फैसलाबाद में फ़र्स्ट टाइम 2011 में मेरी सिलेक्शन थी इसी काम के लिए, और 2011 में जैसे मेरी सिलेक्शन हुई है तो तब तो ये इसका एज अ पैंडेमिक ये पूरे फैसलाबाद पूरे बल्कि पूरी दुनिया में ये चल रहा था। तो इसमें 24 आवर्स हमने अपनी वो मुकम्मल वो सर्विसेज दी 24 घंटे तक। तो इसमें ये होता है बेसिकली एक ही सिंगल डोनर लिया जाता है मेगा यूनिट प्लेटलेट्स के लिए। उसमें से हम उसकी पहले CBC करवाते हैं। अगर उसके अपने जो प्लेटलेट्स हैं नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हों 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा तो वो इस काम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एक सिंगल डोनर में से हम प्लेटलेट्स वो एक्सट्रैक्ट करके जो पेशेंट है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें आ रहा है उसमें हम जैसे ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ये फ़ौरन ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर हैं उनको फ़ौरन से स्टॉप कर देगा। क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही यही है कि जो जिस बॉडी में जिस भी जगह पर ब्लीडिंग हो रही है उस चीज़ को स्टॉप करना इसका पर्पज़ है। ठीक है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम FFP वो भी बना रहे हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वो भी हम पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा प्लेटलेट कंसंट्रेट जो 3 से 4 बोतलों में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जिसे प्लेटलेट यूनिट भी कहा जाता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ मेगा यूनिट प्लेटलेट्स वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और ये हम अपनी सर्विसेज 24 आवर के लिए पेशेंट्स को हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ फैसलाबाद की सूरत हाल की बात करें, चूँकि अभी तो जो कंडीशन है वो थोड़ी कंट्रोल में है कि डेंगू पेशेंट्स उस तरह से नहीं आ रहे हैं। बिलफर्ज अगर डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है, क्या बैक एंड पर इतना ब्लड मौजूद है कि उनको सप्लाई किया जा सकेगा? ये बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं हमारे पास वॉलंटियर डोनर हैं, 3 हमारे साथ एसोसिएशंस हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही कोई एमरजेंसी नाफज हो पूरे फैसलाबाद में हम फ़ौरन से डोनर्स की जो लिस्ट है उसको चेक करते हैं। तो उसमें से फ़ौरन डोनर को बुलवा के तो हम ये प्रोसीजर वगैरह अपना परफॉर्म कर देते हैं ताकि किसी भी क्रिटिकल पेशेंट की एमरजेंसी बेसिस पे हेल्प की जा सके। क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए ब्लड में से ये प्लेटलेट्स नहीं मौजूद नहीं होते क्योंकि इनकी शेल्फ़ लाइफ 5 to 7 डेज़ है और ये रूम टेम्परेचर पे सेव किए जाते हैं। बेहतर यही होता है जितनी जल्दी पेशेंट को ये ट्रांसफ्यूज हो जाए एक्सट्रैक्शन के बाद उतना ही पेशेंट में ज़्यादा इसका काउंट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसकी अलामात थोड़ी अगर आप हमें डिटेल में बता दें, क्योंकि आजकल चूँकि आपको भी पता है कोरोना भी है, वहाँ पर भी बुखार जो है वो हो जाता है। उस पर भी बात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना, अलामात हम उनसे जान लेते हैं। तो डॉक्टर हिना आप बताएं कि जैसे कोरोना है उसमें भी बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, उसके भी सिम्टम्स हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये कोरोना के सिम्टम्स हैं ये डेंगू के हैं? एक तो आप हमें डिटेल में वो बताएं, और ये कि हॉस्पिटल्स में सूरत हाल क्या है डेंगू पेशेंट्स की तादाद की? ये है कि कोरोना और डेंगू की जो अलामात हैं थोड़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन ये कि वो फर्दर हम टेस्ट करवा के लैब इन्वेस्टिगेशंस करा के उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हाई ग्रेड फ़ीवर, जो बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर मतलब 104 तक चला जाता है डेंगू में, साथ में मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, इसके अलावा स्किन रैश हो जाता है, या स्किन रैश से हमें ज़्यादा अलामात मतलब पता चलती हैं, डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये डेंगू है। इसी तरह जो है जॉइंट पेन बहुत स्वेयर होता है डेंगू में, तो उसके बाद फ़ौरन हम एक तो CBC कराते हैं जिसमें हमें प्लेटलेट्स काउंट जो है ना वो एकदम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि ये डेंगू फीवर है। तो इसकी मेडिकेशन क्या होगी? जैसे कोरोना वायरस तो कहा जाता है कि जिसकी कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं, आप पैनाडोल लें, रेस्ट करें, तो डेंगू की क्या है मेडिसिन? डेंगू की भी यही है, क्योंकि एक तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ जाता है, तो उसमें हमें कुछ ऐसी मेडिसिन नहीं देनी जो कि आपका जो है ब्लड काउंट डिक्रीज़ करें, ब्लड का जो मज़ीद जैसे पतला करने वाली मेडिसिन या ब्लड, क्योंकि ये प्लेटलेट्स का बेसिकली काम जो होता है ना क्लॉटिंग होता है, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं, नॉर्मल भी आजकल क्योंकि कोरोना भी है डेंगू भी है, कि अगर आपको फ़ीवर है तो आप ब्रूफिन वगैरह नहीं लें, एस्प्रिन नहीं लें, आप बेसिकली जो एक सिंपल पैनाडोल की गोली है वो लें और अपना उससे कंट्रोल करने की कोशिश करें। फ़ीवर डाउन हो जाता है, सबसाइड पैनाडोल की टेबलेट से हो जाता है।
तो पैनाडोल और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो पेशेंट के साथ हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली होती है। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक सिर्फ इसकी प्रिवेंशन है। वो हम कि जैसे अब मेडिकेशन के अलावा किस तरह से इसकी एहतियात की जा सकती है, हमने अलामात भी बता दिए हैं किस तरह से ज़ाहिर होता है, कैसे फैलता है, तो मेडिकेशन के अलावा कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन जो है वो तो इज़ बेटर देन क्योर, ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन डेंगू का आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इस पे कर रही है। प्रिवेंशन जो है मॉस्किटो से प्रिवेंशन, हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें, मॉस्किटो बिल्कुल भी घरों में भी बाहर भी स्प्रे करें, और जो भी प्रिवेंशन उसके लिए बड़े बड़े टिकर्स चल रहे हैं और सब कुछ, बल्कि अब तो स्कूलों में भी इसकी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को भी, और हर जगह कि सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है जिससे हम बचा जा सकता है। लेकिन हमारे सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। मॉस्किटोज़ हैं और हम उसकी मतलब मॉस्किटो ब्रीडिंग जो साइट्स हैं उन पे स्प्रे करना चाहिए, जो गवर्नमेंट वैसे इस सिलसिले में कर रही है, लेकिन हमें पर्सनली भी इस तरह ख्याल रखना चाहिए अपने घरों में भी कि स्टेगनेंट वाटर ना हो। बल्कि ये स्टेगनेंट वाटर का नहीं है, ये एक क्लियर वाटर का जो क्लीन वाटर है ना, इसका मॉस्किटो है। तो हम अपने घरों में भी कोई टब है कोई या वाटर रिजर्वायर्स है उनको खुला ना छोड़ें। और इस तरह क्या ये बीमारी वायरल है? जी वायरल है। तो इसमें प्रॉपर अगर ये वायरल है तो यकीनन आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको आइसोलेट कर देते हैं। क्या हमारे फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में इतनी आप लोगों के पास सहूलियात हैं कि इतनी जगह है कि आप प्रॉपर जो पेशेंट है उसको आइसोलेट कर सकें? जी, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं इसके लिए, हर हॉस्पिटल में बनाए गए हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आइसोलेशन वार्ड्स इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये इसमें आपकी भी प्रोटेक्शन है और पेशेंट की भी प्रोटेक्शन है, और वो जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं फिजिशियंस उनकी भी प्रोटेक्शन है। ठीक है, हमने अलामात भी जान ली, ये फैलता किस तरह से है ये भी बात कर लिया, लेकिन इस बीमारी के दौरान हमें क्या खाना पीना चाहिए उस पर बात करेंगे। डॉक्टर सुरैया हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप हमें बताएंगी कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो खाने पीने में एहतियात कैसे कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कि आप इस सेशन से जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। तो दूसरी बात ये है कि देखें, वायरस जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी आप चले जाएंगे रोज़ एक नया वायरस जो है वो इन्वेंट हो जाता है। तो असल चीज़ ये है कि जो भी आपकी मेडिकेशन चल रही है पहले तो हमें अलामात के साथ चलना पड़ता है। यानी साइन सिम्टम में ये होता है कि प्लेटलेट कम हो गए और पेशेंट इतना लथार्जिक हो जाता है, उसकी एपिटाइट बहुत कम हो जाती है। तो हमारा काम क्या है एज अ डाइटिशियन कि हमने उसकी एपिटाइट को इम्प्रूव करना है, उसका जो नौजिया वामट हमने उसको कंट्रोल करना है, प्लस हमने ये देखना है कि इसके प्लेटलेट काउंटिंग जो है वो कम है तो उसको पूरा कैसे करना है। देखिए, अल्लाह पाक ने बड़ी ऐसी नेमतें रखी हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट हैं, तो ऐसी फूड दी जाती है जो उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करे, और इसी तरह से एंटी वायरल फूड्स भी होती हैं जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फूड जिन्हें हम कहते हैं, उसमें एंटी वायरल बहुत सारी, जैसे एलोवेरा की बात अगर आप करते हैं तो ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर आप उस बीमारी के हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं डाइट की तो फिर बहुत हद तक जो है ना वो मरीज़ की वो मामला ठीक हो जाते हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि डेंगू के पेशेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी भी एक डाइट प्लान डिज़ाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह लाइड हॉस्पिटल में वो हमने सारे पेशेंट्स को दिया था और लोग उससे क्योर होकर घरों को गए थे। मेन चीज़ इसमें ये होनी चाहिए कि आप प्रोसेस्ड चीज़ें छोड़ दें, आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जंक फूड छोड़ दें, आप नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं, और इसमें विटामिन सी और विटामिन के का बड़ा रोल होता है। अब विटामिन सी के लिए आप अमरूद खा लें, आप ऑरेंज खा लें, आप मीट की प्रोडक्ट ले लें, तो हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। इसके साथ साथ हमें जैसे बीन्स हो गए, नेचुरल चीज़ें हो गई, काले चने, लोबिया, ये वो चीज़ें हैं जो प्लेटलेट काउंट को बहुत बेहतर करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि ख़ुराक को मैनेज करने के लिए बेहतर ये होता है कि सेल्फ़ थेरेपी की बजाय इसके कि आप यूट्यूब से देखें, आप एक मुतल्लिका डाइटिशियन के पास जाएँ और अपनी सारी अलामात के मुताबिक एक प्रॉपर डाइट प्लान लें, ताकि आपकी बॉडी के जो भी मैटर्स उसको समझते हुए, साथ हमने ये भी देखना होता है कि डेंगू के साथ इसको हाइपरटेंशन तो नहीं, इसको शुगर तो नहीं। सिंपली ये कह देना कि आप ये खा लें और ये छोड़ दें, मेरा ख्याल ये काफ़ी नहीं होता जब तक हम मरीज़ को अंडरस्टैंड ना करें। तो मैं यहाँ लाइड हॉस्पिटल में भी होती हूँ और इसके अलावा मैं शाम में हमारा ये मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पे होती हूँ, और अली फातिमा और हमारा सबका आपस में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे हम लोग डील करते हैं हर तरह की बीमारी के मरीज़ों को, ये उनके ब्लड के रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसको डील करते हैं, और मैं जो भी बीमारी हो उसमें खुराक को मैं प्लान देती हूँ ताकि एक मुकम्मल काउंसलिंग के साथ जो
जो है हम मरीज़ को गाइड कर सकें कि रेसिपीज़ कौन सी होंगी और ये किस तरह का कम्बिनेशन होना चाहिए कि आपकी सेहत अच्छी हो। यकीनन खाने पीने में भी जो एहतियात है वो इंतहाई ज़रूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें बड़ा डिटेल में ब्रीफ़ किया है कि डेंगू है क्या, किस तरह से फैलता है, अलामात क्या होती हैं, कब ज़ाहिर होती हैं, कैसे बचा जा सकता है। हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि अभी फैसलाबाद में उस तरह से डेंगू के पेशेंट्स नहीं हैं, सूरत हाल कंट्रोल में। उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये कंट्रोल में ही रहे। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।